हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कल हमने पढ़ा था प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हमने पढ़ा था पुरातात्विक स्रोत और आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य, जिसे हम लौकिक साहित्य भी कहते हैं। धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्रह्मोत्तर साहित्य को भी आगे दो भागों में डिवाइड किया जाता है, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्यों में हम पढ़ते हैं सूत पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध जी के उपदेशों का वर्णन मिलता है, विनय पिटक, अधिम पिटक, दीपवंश, महावंश, मिलिंदपनो, जिसमें महात्मा बुद्ध जी के जो भिक्षु हुए थे उनके संवादों का उल्लेख हमें मिलिंदपनो में मिलता है। कथा वस्तु के बाद हम पढ़ते हैं दिव्यावदान और ललित विस्तर। दिव्यावदान और जो ललित विस्तर है, ये बौद्ध धर्म की एक शाखा हुई थी, महायान शाखा, उनके संप्रदाय से संबंधित है। महायान संप्रदाय से संबंधित है दिव्यावदान और ललित विस्तर। उसके बाद हम देखते हैं बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के जो लेखक थे वो थे अश्व घोष। अश्व घोष ने जो बुद्ध चरित्र की रचना की थी उसे हम बौद्धों के रामायण के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें महात्मा बुद्ध जी के उपदेशों का संपूर्ण वर्णन मिलता है, इसलिए हम इसे बौद्धों के रामायण के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जैन साहित्य है। जैन साहित्य में हम देखते हैं कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास था उसकी जानकारी प्राप्त होती है। कल्पसूत्र के बाद हम देखते हैं भद्रभाव चरित्र, परिशिष्ट पर्व, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, आदि पुराण, उत्तर पुराण, ये सभी जैन साहित्य से ही संबंधित है। भगवती सूत्र है जो एक जैन साहित्य है, इसमें हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि बौद्ध साहित्य के किस ग्रंथ में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये जो भगवती सूत्र है ये हमारा जैन साहित्य है जिसमें हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आपको बौद्ध साहित्य बताना है। चलिए आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र में हमें जैन भिक्षुओं के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख मिलता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब हम देखते हैं वेद। हमने साहित्यिक स्रोतों को पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे वेदों को। वैसे तो वेदों की संख्या 4 है और हम इन 4 वेदों के बारे में पीछे भी पढ़कर आए थे, लेकिन आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ऋग्वेद में जो ऋग का शाब्दिक अर्थ होता है वो है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। ऋचाओं में जो बद्ध वेद है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे प्राचीन एवं विशालतम वेद है वो हमारा ऋग्वेद ही है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में जो कुल मंडल है उनकी संख्या है 10। ऋग्वेद में जो कुल सूक्त यानी कि प्रार्थनाएं हैं उनकी संख्या है 1028। इन 1028 सूक्त या प्रार्थनाओं में हमें 11 बाल खिले सूक्त साहित्य प्राप्त होते हैं। और इन ऋग्वेद की जो कुल रचनाएं हुई हैं वो 10,580 है। और सबसे अंत में जोड़े गए जो मंडल थे, हमारे 10 मंडल में से जो सबसे अंत में जोड़े गए मंडल थे वो था पहला और 10वां मंडल। 10वें मंडल है वो सबसे नवीन मंडल भी कहलाता है। और जो सबसे छोटा मंडल है वो हमारा है दूसरा मंडल। ऋग्वेद का जो रचना काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य है। ऋग्वेद में जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित है उसे हम होत्र या होता कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र या होता। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब होता है ये वेदों का ही भाग होते हैं जो वेदों की व्याख्या करते हैं यानी कि कमेंट्री करते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनकी संख्या है 2। कौन कौन से हैं? ऐतरेय एवं कौशितकी। ऐतरेय
एवं कोशितकी। चलिए नेक्स्ट हमारा जो तीसरा वेद है वो है सामवेद। सामवेद को हम भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं, क्योंकि सामवेद है वो हमारा संगीत से संबंधित है। सामवेद में जो साम का शाब्दिक अर्थ है वो है गान। क्या है अर्थ? गान, यानी कि सिंगिंग। सामवेद की जो कुल रचनाएं हैं वो 1875 है। और सामवेद में जब यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन हमें सामवेद से प्राप्त होता है। मंत्रों के गान में लय एवं स्वर के विशेष रूप से जो विधान या फिर कहीं विधि विधान नियम जितने भी है वो सामवेद से प्राप्त होते हैं। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र है। सूर्य की स्तुति का मतलब है कि प्रशंसा। स्तुति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। भारतीय संगीत का जनक हम किसे कहते हैं? सामवेद को। इसमें हमें 7 स्वरों की उत्पत्ति भी प्राप्त होती है। 7 स्वर कौन कौन से? आपने सुना होगा सा रे गा मा पा नी सा। ये 7 स्वर है वो हमारे सामवेद से प्राप्त होते हैं। सामवेद की जो सर्वाधिक लोकप्रिय हमारी शाखा है वो है कोथुम। कौन सी है? कोथुम। यज्ञ कराने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? यज्ञ कराने वाले पुरोहित को उद्गाता या उद्घात्री कहते हैं। सामवेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गाता या उद्घात्री। सामवेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन से हैं? पंचविश एवं षडशीश। कौन कौन से हैं? पंचविश एवं षडशीश। चलिए अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो अन्य नाम है वो है अथर्वागिरीश वेद, ब्रह्मा वेद, पुरोहित वेद, श्रेष्ठ वेद। अथर्ववेद है वो सबसे नवीनतम वेद है। कौन सा वेद है? सबसे नवीनतम वेद है। वैसे काउंटिंग में देखिए तो ये चौथा वेद है, क्योंकि ये सबसे बाद में लिखा गया था, और जो सबसे बाद में लिखा गया था वही हमारा सबसे नवीनतम वेद है। और अथर्ववेद में जो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ वाला वेद है, ये एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ वाला वेद कैसे है? जैसे हमारे ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। कौन कौन से? एक था ऐतरेय और दूसरा था कौशितकी। और यजुर्वेद में भी हमारे 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। एक था शतपथ और दूसरा था तैत्तिरीय। और सामवेद में भी हमारे 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। एक था पंचविश और दूसरा था षडविश। वैसे ही अगर हम अथर्ववेद में देखें तो अथर्ववेद का सिर्फ एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ। क्या नाम है? गोपथ। अथर्ववेद में कुल सूक्त है 731 और कुल मंत्र है 5849 मंत्र है। और अथर्ववेद है वो एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है। आरण्यक वैसे तो यहाँ नहीं मेंशन किया हुआ इस माइंड मैप में, लेकिन आप बस ये याद रखिएगा कि अथर्ववेद है उसका एक ही आरण्यक है। ऋग्वेद के 2 आरण्यक है, यजुर्वेद के भी 3 आरण्यक है। वो फिर कभी पढ़ेंगे अपने, फिलहाल यहीं देखते हैं अपने। तो अथर्ववेद में जो यज्ञ कराने वाला पुरोहित है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद में आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख किया गया था। जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख का वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो अथर्ववेद से प्राप्त होता है। और भूत प्रेतों का निवारण, आरोग्य प्राप्ति, अध्यात्म विद्या इत्यादि का जो विवेचन या कहें कि जादू टूना हो गया, ये सब इस सब का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो अथर्ववेद से ही प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम हड़प्पा को। हड़प्पा की अवस्थिति। हड़प्पा सभ्यता वो पंजाब प्रांत पाकिस्तान के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पंजाब प्रांत जो कि पाकिस्तान में है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन किया था। कब किया था? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा सभ्यता को अर्ध औद्योगिक नगर
हड़प्पा सभ्यता को अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा किसने दी थी? स्टुअर्ट पिगट ने। किसने दी थी? स्टुअर्ट पिगट ने। और स्टुअर्ट पिगट ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि हड़प्पा सभ्यता और जो मोहनजोदाड़ो है ये दोनों एक ही साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानी थी। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो स्टुअर्ट पिगट ने दी थी। और स्टुअर्ट पिगट ने ही इसे हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर भी कहा था। किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने। हड़प्पा सभ्यता को दो टीलों में विभाजित किया गया था। ये दो टीले कौन कौन से थे? एक था पूर्वी टीला जिसे नगर टीला भी कहते थे और दूसरा था पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीला भी कहते थे। और इस दुर्ग टीले को मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी थी। क्या संज्ञा दी थी? माउंट एबी की संज्ञा। यानी पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीला भी कहते थे इसे मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया था। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख अवशेष। हड़प्पा सभ्यता से हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? एक तो प्राप्त हुआ है हमें अन्नागार, विशाल अन्नागार है वो हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और एक हमें प्राप्त हुआ है कब्रिस्तान R37। ये PYQ भी है कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है? तो ये किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और प्रसादन मंजूसा ये साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता से। और नरबंधक प्रस्तर ये मूर्तिकला से ही संबंधित होता है, इसके साक्ष्य भी हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। और अभिलेख मुक्त मुहारे ये तो सभी सभ्यताओं से हमें प्राप्त होते हैं। और इसके बाद देखते हैं हम समाधान पेटिका। ये जो समाधान पेटिका है ये लकड़ी के ताबूजों से बनी होती थी जिसके साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। चलिए इसके बाद अब हम पढ़ते हैं मोहनजोदाड़ो को। मोहनजोदाड़ो के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो मोहनजोदाड़ो को सिंध का बाग भी कहते हैं, सिंध का नकिल स्थान भी कहते हैं, रेगिस्तान का बगीचा भी हम मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। और मोहनजोदाड़ो की जो वर्तमान में स्थिति है कि ये मोहनजोदाड़ो कहाँ है, तो ये सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। कहाँ है ये? सिंधु नदी के दाएं तट पर। तो मोहनजोदाड़ो है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और जो मोहनजोदाड़ो की खोज है वो राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। तो कब की थी इसकी खोज? 1922 में खोज नहीं उत्खनन किया गया था। मोहनजोदाड़ो को जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कंकाल तंत्र प्राप्त हुए हैं, इसी वजह से इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और मोहनजोदाड़ो की जो शासन प्रणाली थी जहाँ जनता का शासन होता था, इस वजह से इसे जनतंत्रात्मक भी कहा जाता है। और मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो था विशाल अन्नागार। अन्नागार के साक्ष्य हमें हड़प्पा से भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विशाल अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो हमें मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो में जो सर्वाधिक स्थल है, जो सबसे महत्वपूर्ण और सार्वजनिक स्थल माना जाता है, वो है विशाल स्नानागार। ये बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया था। आपने देखा भी होगा ये 90 डिग्री कोण में उत्तर से पश्चिम तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी, ऐसे डिज़ाइन करके बनाया गया था। इसी वजह से ये विशाल स्नानागार मोहनजोदाड़ो की एक अनोखी विशेषता भी कही जाती है। अब देखते हैं मोहनजोदाड़ो के प्रमुख अवशेष। मोहनजोदाड़ो के प्रमुख अवशेषों में हम पढ़ते हैं कि यहाँ से सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सर्वाधिक मुहरे भी हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं, हाथी का कपाल खंड हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होता है। और ये जो सीपी की बनी हुई पटरी है, ये सीपी एक तरह की उन्नत मापन प्रणाली होती है, जैसे अपने वर्तमान में सेंटीमीटर वगैरह मापते हैं, तो ये उस टाइम में यूज़ होने वाली पटरी उस टाइम में यूज़ होती थी। और इसके अलावा देखते हैं मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति भी हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है।
मोहनजोदाड़ो की जो सबसे विशिष्ट जो अवशेष प्राप्त हुआ है वो है कांसी की नर्तकी की मूर्ति। जो कांसी की नर्तकी की मूर्ति है ये द्रव मोम विधि से निर्मित की गई थी। किससे निर्मित की गई थी? द्रव मोम विधि से। ये जो द्रव मोम विधि है ये तांबे और टिन को मिलाकर बनाई गई थी, जिससे इन्होंने कांसी की नर्तकी की एक मूर्ति बनाई थी, जो मोहनजोदाड़ो की एक विशिष्ट कह सकते हैं प्रमुख अवशेष माना जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं चनहुंदड़ो को। चनहुंदड़ो है, इसकी अवस्थिति है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान, जो सिंधु नदी के तट पर है, यहाँ चनहुंदड़ो की अवस्थिति है। चलिए अब चनहुंदड़ो की जो खोज करता है वो NG मंजूमदार। कौन है? NG मंजूमदार। और जो इसके उत्खनन करता है वो है अर्नेस्ट मेके, जिन्होंने 1930 के दशक के लमसम इन्होंने इसकी उत्खनन यानी कि इनके खनन की कार्य शुरू किया था अर्नेस्ट मेके ने। हड़प्पा सभ्यता का एक औद्योगिक केंद्र किसे माना जाता है? चनहुंदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता का एक औद्योगिक केंद्र। और चनहुंदड़ो की जो सबसे विशेष पहचान है वो ये है कि यहाँ मनके बनाने के जो मुख्य केंद्र है या मनका बनाने के जो कारखाने हैं इसके साक्ष्य हमें चनहुंदड़ो से प्राप्त होते हैं, और किसी भी दुर्ग का अस्तित्व यहाँ से प्राप्त नहीं होता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे चनहुंदड़ो के चारों तरफ चार दीवारी नहीं की गई है, ये भी एक PYQ है। और किसी भी दुर्ग का अस्तित्व यहाँ से प्राप्त नहीं होता है। और चनहुंदड़ो के जो प्रमुख अवशेष हैं जैसे वृत्ताकार ईंटें मिली है यहाँ से, लिपस्टिक जो सौंदर्य प्रसारण महिलाएं यूज़ करती हैं, उन सब के जो साक्ष्य है वो हमें चनहुंदड़ो या कहे कि ब्यूटी पार्लर का जितना भी सामान होता है वो हमें चनहुंदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और जूकर जांगर संस्कृति है एक, ये किससे संबंधित है? तो ये चनहुंदड़ो से संबंधित है। और अलंकृत हाथी के खिलौने हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी चनहुंदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सूरकोटंडा सभ्यता। सूरकोटंडा सभ्यता है ये जनपद जो कि वर्तमान में गुजरात में है, ये सभ्यता यहाँ अवस्थित है। जनपद कच्छ जो कि गुजरात में है। और सूरकोटंडा की जो खोज करता है वो जगपति जोशी यानी कि JP जोशी हैं। और जो इसके सूरकोटंडा के जो प्रमुख अवशेष हैं साक्ष्य हमें मिले हैं वो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो प्रेजेंट में अपने मॉल्स देखते हैं बड़े बड़े, तो ये उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वो सूरकोटंडा सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। और घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य भी हमें सूरकोटंडा से ही प्राप्त होते हैं। एक विशेष प्रकार की कब्रगाह भी मिली है, जैसे उस कब्र के साथ सोने चांदी जैसी कुछ उनके पूर्वजों को आगे सुविधाओं के लिए रखा जाता था, ऐसे साक्ष्य भी हमें सूरकोटंडा से ही प्राप्त होते हैं। और तराजू का जो पहला साक्ष्य है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूरकोटंडा से। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है लोथल। लोथल की अवस्थिति देखते हैं। ये वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के तट पर, और अहमदाबाद गुजरात में। इसके जो खोज करता है वो है SR राव। कौन है? SR राव, जिन्होंने 1950 के दशक में इसकी खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह है। लोथल एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां हमें बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और इसी वजह से लोथल को लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लोथल को किस नाम से जाना जाता है? लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से भी। लोथल में जो प्रमुख अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है 3 युगल समाधियाँ। क्या है? 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई है। और इसके साथ ही यहाँ फारस की मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गोदीवाड़ा, जो कि एक बंदरगाह था जो हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। इसे डाकयार्ड भी कहा जाता है। और जो धान है
धान में हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और जो बाजरे के भी साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। हालांकि फसलों के साक्ष्य और भी अन्य सभ्यताओं से प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जो धान और बाजरे के साक्ष्य जो प्रथम बार कहते हैं कि वो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। और हमें अग्निकुंड के भी साक्ष्य लोथल से प्राप्त होते हैं और लोथल में नाव के चित्र अथवा मॉडल भी प्राप्त हुए हैं। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का अन्य नाम देखें तो इसे काले रंग की चूड़ियों के कारण ही कालीबंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कालीबंगा, क्योंकि बंगा पंजाबी में बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ, और यहाँ काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, तो इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? कालीबंगा। और इसकी अब अवस्थिति यानी कि वर्तमान में ये कहाँ है? तो ये हनुमानगढ़ में राजस्थान में है। ये हनुमानगढ़ राजस्थान का एक ज़िला है, वहाँ इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके जो खोज करता है वो है अमलानंद घोष। इन्होंने 1950 के दशक में कालीबंगा को खोजा था। लमसम 1953 में इसका अनुमान लगाया जाता है कि अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। और इसके जो उत्खनन करता है, जिन्होंने इसका उत्खनन किया था, वो थे बीबी लाल एवं BK थापर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कालीबंगा उत्खनन से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता से हमें हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो वो हमें 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ जो घर है वो कच्ची ईंटों से बनाए गए थे। कालीबंगा में घर किससे बनाए गए थे? वो कच्ची ईंटों से निर्माण किए गए थे। हालांकि बाकी सभ्यताओं में हमें ये पक्की ईंटों से निर्मित हुए हैं और ईंटों का जो अनुपात था वो 2:3 था। ये भी याद रखिएगा। और जो कालीबंगा है, यहाँ शहरी जल निकास प्रणाली का अभाव था। जैसे मोहनजोदाड़ो में तो जो घर थे, घर के पास में नालियाँ बनाई जाती थी, सड़कों के किनारे जो नालियाँ बनाई जाती थी उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ था, वो ढकी हुई थी। ऐसी उन्नत प्रणाली, जल निकास प्रणाली जो हमने मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में देखने को मिलती है, वो कालीबंगा में उसका अभाव है। यानी कि ऐसे साक्ष्य हमें कम प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। और कालीबंगा से हमें जो प्रमुख अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे प्रमुख है बेलनाकार मुहरे प्राप्त हुई है, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, युगल एवं प्रतीकात्मक समाधियाँ प्राप्त हुई है, 7 आयताकार अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से, और मिट्टी के काले रंग की चूड़ियाँ, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, इसी वजह से इसे कालीबंगा कहा जाता है। और यहाँ 2 फसलों को एक साथ बुआई के साक्ष्य प्राप्त हुए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस सभ्यता में 2 फसलों को एक साथ बोने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वो है हमारी कालीबंगा सभ्यता। और यहाँ से सिलबट्टे के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिलबट्टा आमतौर पर हम जो घरों में यूज़ करते हैं, जैसे एक तो होता है तराजू, वो अलग चीज़ है। तराजू तो आमतौर पे हम देखते हैं आटे वाली चक्कियों में, वो होता है तराजू। और जो सिलबट्टा होता है वो जिसे हम तकड़ी भी बोलते हैं, तो वो हम लोकली उसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे रंगपुर सभ्यता को। ये भी हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है और वर्तमान में ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और इसके जो खोजकर्ता थे वो MS वत्स थे। कौन थे? MS वत्स। इसके जो प्रमुख उत्खननकर्ता थे वो थे SR राव। कौन थे? SR राव। और रंगपुर को हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है रंगपुर को? हड़प्पा सभ्यता का औरस पुत्र। कच्ची ईंटों से निर्मित एक दुर्ग की प्राप्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो रंगपुर से होती है। हड़प्पा सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेषों की भी प्राप्ति हमें रंगपुर से प्राप्त होती है। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं राखीगढ़ी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है उसकी सबसे बड़ा जो स्थल है वो हमारा राखीगढ़ी ही है। इसकी जो अवस्थिति देखते हैं वो है हिसार, जो कि हरियाणा में है। ये हिसार हरियाणा का एक जिला है जहाँ राखीगढ़ी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और राखीगढ़ी में एक प्रकार का, ये जो राखीगढ़ी है ये एक प्रकार का हड़प्पा स्थल ही है।
और ये जो हड़प्पा स्थल है ये भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। राखीगढ़ी है वो भारत का सबसे बड़ा खोजा गया हड़प्पा कालीन नगर है और हड़प्पा सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक राखीगढ़ी को ही गिना जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं रोपड़, जो कि पंजाब में स्थित है। इसकी जो स्थिति है वो रोपड़ जो कि पंजाब में है और सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ है? सतलुज नदी के बाएं तट पर। इसके जो खोज करता है वो है बीबी लाल। कौन है? बीबी लाल। इसके जो उत्खनन करता है वो है यज्ञदत्त शर्मा। कौन है इसके? यज्ञदत्त शर्मा। अक्सर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रोपड़ के जो उत्खनन करता है वो कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। और भारत में स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया या उत्खनित प्रथम स्थल भी हमारा कौन सा है? रोपड़ ही है। मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो रोपड़ से ही प्राप्त हुए हैं। मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो रोपड़ से ही प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट है जो हमारी सभ्यता वो है धोलावीरा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थिति देखते हैं। ये है कच्छ गुजरात में, जो वर्तमान में ये धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। और जो धोलावीरा है इसकी जो खोज करता है वो है जगपति जोशी, जिन्हें हम जेपी जोशी भी कहते हैं। और जो इसकी उत्खनन करता है वो है रविंदर सिंह बिष्ट। कौन है? RS बिष्ट। और जो धोलावीरा है वो एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित नगर एकमात्र ऐसा नगर है और ये 7 सांस्कृतिक चरणों में विभाजित है। ये कितने चरणों में विभाजित है? 7 सांस्कृतिक चरणों में। धोलावीरा को अन्य नाम देखें तो यहाँ सफ़ेद कुआं, आयताकार नगर प्राप्त हुए हैं, जिस कारण से धोलावीरा को सफ़ेद कुआं, आयताकार नगर भी कहा जाता है। भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर भी हमारा धोलावीरा है। हमने ऊपर पढ़ा था कि भारत में खोजा गया जो सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर था और प्रथम नगर था वो था हमारा राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है। और धोलावीरा के प्रमुख अवशेषों में देखें तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र जो खेल का मैदान है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? धोलावीरा से। यानी कि जो खेल के मैदान जो वर्तमान में हमारे स्टेडियम है उसके सबसे प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें धोलावीरा से। सूचना पट अथवा साइमन बोर्ड, कृत्रिम जलाशय। ये कृत्रिम जलाशय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे उन्नत जो जल निकास प्रणाली है वो हमें धोलावीरा से ही प्राप्त होती है। चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हम पढ़ रहे थे, हमने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो चारों दिशाओं में स्थिति क्या थी। जैसे उत्तर में उस कौन सा क्षेत्र था, दक्षिण में किस क्षेत्र में फैली हुई थी, उसका जो पश्चिमी बिंदु था वो कौन सा था, पूर्वी बिंदु कौन सा था। तो चलिए इसके बारे में अब हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु था वो था मांडा, जो जम्मू और कश्मीर में है। कौन से राज्य में है वो? जम्मू और कश्मीर में। और हड़प्पा सभ्यता का जब हम पूर्वी बिंदु देखते हैं तो वो आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। अब इसके बाद देखते हैं हम उसका पश्चिमी बिंदु, जो कि सूत कांगडोर, जो वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है देमाबाद, महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए इसके बाद देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो इसमें अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता को हम तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता कहते हैं? तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता। इससे पहले भी 2 कांस्य युगीन सभ्यताएं थी, वो हमारे भारत की नहीं थी, वो अन्य देशों की थी। जैसे मिस्र की कांस्य युगीन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की कांस्य युगीन सभ्यता थी,
उसी आधार पर जो हमारी तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता थी वो थी हमारी भारत की हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम देखते हैं, जैसे सेंधव सभ्यता हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है, सरस्वती सभ्यता भी इसे ही कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता का ही अन्य नाम है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अत्यंत व्यापक क्षेत्र। हड़प्पा सभ्यता बहुत ही व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था। इसी के अंतर्गत हमने इसके अन्य जो हड़प्पा स्थल थे उनके बारे में पढ़ा था। अब इसके आकार को देखते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका आकार त्रिभुजाकार है और जो इसका क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो हम सबसे पहले जो इसका तिथि का निर्धारण है, हड़प्पा सभ्यता का जो तिथि काल है वो सर जॉन मार्सन ने ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था? सर जॉन मार्सन ने। और इसके जो निर्माता है जिसे हम कहते हैं कि शैली, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो मुख्य रूप से द्रविड़ शैली में थी। और जो इसका विस्तार है वो भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में भी है। और अब देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, एक नवीन शोध के अनुसार ये लगभग 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। शोध में जैसे हमारा IIT खड़गपुर हो गया, इन शोधों के अनुसार जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो लगभग 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। अब देखते हैं हमारी हड़प्पा सभ्यता की प्रजातियों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी प्रजातियां निर्वासित थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक जो संख्या में थी वो थी भूमध्य सागरीय प्रजातियां निवास करती थी, जो सर्वाधिक संख्या में थी। उसके बाद दूसरी आती थी अल्पाइन, ये भी एक प्रजाति थी हड़प्पा सभ्यता की। और जो तीसरी इम्पॉर्टेंट है वो है मैंगलोइड, ये भी हमारी हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली एक प्रजाति थी। उसके बाद फोर्थ पे आती है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। कौन सी प्रजाति? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो एक देशी लिपि थी और ये एक भावचित्रात्मक लिपि थी जिसे हम पिक्टोग्राफिक लिपि भी कहते हैं। कौन सी लिपि कहते हैं इसे? पिक्टोग्राफिक लिपि। और जो ये पिक्टोग्राफिक लिपि थी ये भावचित्रात्मक थी, तो इसे हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, ना ही इस सभ्यता को अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई है। और इस सभ्यता को दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था। कैसे लिखा जाता था? दाएं से बाएं ओर। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? ब्रूस्टो-फोर्डैन पद्धति। जो दाएं से बाएं लिपि लिखी गई थी उस पद्धति को क्या नाम दिया गया था? ब्रूस्टो-फोर्डैन पद्धति। और जो सबसे पुराना नमूने की प्राप्ति हुई थी इस सभ्यता के लिपि की वो वर्ष 1853 में प्राप्त हुई थी। और इसे पढ़ने में, इस लिपि को फिर भी पढ़ने का प्रयास किया गया था। और जो इस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया था वो L.A. वेडन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? L.A. वेडन के द्वारा सन 1920 के दशक में। जो अधिकांशतः लिपि के जो नमूने प्राप्त हुए हैं वो हमें सेल खड़ी के मुहरों से प्राप्त हुए हैं। कौन से मुहरों से प्राप्त हुए हैं? सेल खड़ी। ये सेल खड़ी एक प्रकार का पत्थर था जो हम पहले भी पढ़े थे कि ये सेल खड़ी पत्थर है, ये हमें चनूंदड़ों से प्राप्त हुआ था जो मटका बनाने का एक कारखाना था। तो हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वैदिक सभ्यता। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसी तरह इस बुक को कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।